प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग कोविड-19 कोरोना वायरस से संघर्ष करते हुए अच्छे ही होंगे। और हम असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, मैं आप लोगों के बीच पहले कुछ वीडियो भेजे थे। उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने योग्य बातें भी थी। मैं बाल्यावस्था और उसके विकास पेपर फर्स्ट लेकर आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। और उसमें यूनिट 2 मतलब कोर्स 1 में यूनिट 2 जो वंशानुक्रम और वातावरण, मैंने आप लोगों को वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम किसे कहते हैं, वंशानुक्रम की परिभाषाएं, वंशानुक्रम की नियम, बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और वंशानुक्रम का महत्व क्या है उसको भी मैं आपको बता चुके हैं और नोट्स भी दिया गया है। और मैं इसी आशा के साथ आज वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत वातावरण क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में वंशानुक्रम सबसे शक्तिशाली है कि वातावरण। किसी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वंशानुक्रम ही का प्रभाव सबसे अधिक है, किसी ने कहा कि वातावरण का ही प्रभाव सबसे अधिक है। आज यह चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए कि वास्तव में वंशानुक्रम सबसे अधिक प्रभावशाली है कि वातावरण। तो पहले मैंने वातावरण को लेकर चल रहे हैं कि वातावरण है क्या, पर्यावरण है क्या। जैसे मैं मुख्य चीज़ें बताएंगे, उसको आप पेन और कॉपी ले लीजिए और जो आपको चीज़ें अच्छी लगी किताब में या यहाँ वहाँ से सब बना के आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो उसको आप लोग नोट्स भी करते चलिएगा। तो मैंने आज वातावरण की बात कर रहे हैं कि वास्तव में वातावरण है क्या। तो वातावरण के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है ना कि वातावरण को हम पर्यावरण भी कह सकते हैं।
और पर्यावरण की बातें जब आती है तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको नोट करने वाली पॉइंट है कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बात आती है कि परिधन आवरण, दोस्तों परिधन आवरण, परि और आवरण। तो परि का क्या अर्थ है? कहा कि परि का अर्थ है चारों तरफ, ये चारों तरफ। परि का अर्थ है चारों तरफ। आवरण की जब बातें आती हैं तो आवरण का अर्थ है ढके हुए, ढके हुए। आवरण का अर्थ है कि ढकने वाला या ढके हुए, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है, पर्यावरण और वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके या घेरे हुए हैं। क्लियर है? पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके या घिरे हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। क्लियर है? मतलब व्यक्ति के चारों तरफ जो कुछ है वही उसका वातावरण है। पेड़ पौधे वस्तु इत्यादि नदी नाले सब, ये सब क्या है? पर्यावरण है ना। क्लियर है? और इसमें वे सब बातें सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति की जीवन, कितनी अच्छी बात है कि इसमें ये सब बातें सम्मिलित की जा सकती हैं जिसमें व्यक्ति के जीवन और वातावरण को प्रभावित करते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन और वातावरण को प्रभावित करते हैं। और इसको और अच्छी तरीका से हम कह सकते हैं कि हम वातावरण के अर्थ को अगर और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं भी दे सकते हैं। मतलब अर्थ तो आप समझ गए हैं, लेकिन अगर हम उसको कुछ परिभाषाएं दे देंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाए कि वास्तव में पर्यावरण है क्या। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बोरिंग के अनुसार, मनोवैज्ञानिक बोरिंग, उन्होंने कहा कि पैतृकों के अलावा व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। कितनी अच्छी बातें कहा है कि पैतृकों के अलावा व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। कितनी अच्छी बातें कहा कि व्यक्ति मतलब कि किसी वस्तु ही प्रभावित कर रहा है, वही उसका वातावरण, जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है वही वातावरण है। बोरिंग, नोट्स भी कर लीजिएगा इसको। और एक मनोवैज्ञानिक और हैं जिसका नाम आप लोग सुने भी होंगे, वुडवर्थ के अनुसार, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ बार बार आते हैं इसमें, एजुकेशन से ही हैं वुडवर्थ ने। उन्होंने कहा कि वातावरण में वे सब वाह तत्व, देखिए कितनी अच्छी बात कहा है। उन्होंने कहा कि पैतृक की बात कहा है कि वस्तु, इसने कहा कि वातावरण में वे सब वस्तु, वाह वस्तु आ जाते हैं, मतलब बाहरी आवरण, पेड़ पौधे इत्यादि वाह वस्तु आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन, कितनी अच्छी बात है, जिन्होंने व्यक्ति के जीवन की बात कहा है, व्यक्ति की जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करता है। कितनी अच्छी बातें बताया कि व्यक्ति का जीवन जब से प्रारंभ होता है तब से वातावरण प्रभावित करता है। अगर प्रभावित नहीं करता तो वंशानुक्रम क्या है? मैंने पहले बताया था कि माता पिता द्वारा हस्तांतरित कोई चीज कर दी जाती है, जैसे मानो एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में
रख दिया। तो क्या मतलब कि जो शुक्राणु है एक बैंक से निकाल दूसरे बैंक में रख दिया। लेकिन जब वह पल रहा है तो क्या कैसे पल रहा है? किसके? वातावरण के कारण। इसी कारण वातावरण के कारण पल रहा है। मानव का दायित्व तो वही समाप्त हो गया। वंशन कर्म में गर्भ धारण के समय माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह उसका पल रहा है, वह उसका वातावरण की देन है। उसी का है कि मनुष्य के, इसीलिए बुद्धवत ने अपनी बातें कहा है कि व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित करता है। कितनी अच्छी बातें कहा है। और ये मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप लोग सुने भी होंगे। उन्होंने आपका बाल्या अवस्था से भी लेकर और ये बालक की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, वही मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम जे.एस. रास महोदय ने पर्यावरण की उन्होंने बात कहा है कि वास्तव में पर्यावरण है क्या। आप पैतृक वस्तु से सुन लिए हैं आप बोरिंग का, दूसरा सुन लिए हैं बुद्धवत का, और रास ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें कहे हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है। कितनी अच्छी बात कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें स्वयं प्रभावित करती है। मतलब जिस चीज़ से हम प्रभावित हो रहे हैं वही उसका वातावरण है। रास महोदय ने मात्र एक लाइन की परिभाषा, एक लाइन का शब्द वो कहे कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो मुझे स्वयं प्रभावित करती है। इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है और उन्होंने अच्छे शब्दों में ये व्यक्त किया है कि सिर्फ जो जिससे हम प्रभावित होते हैं वही मेरा वातावरण है। अगर इसको और क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसे वातावरण में आप कोहराम शोर कर रहे हैं, तब हम अचानक वहाँ पहुँच गए तो उस चीज़ से क्या बाहरी आवरण है वो मुझे स्वयं प्रभावित कर दे रहा है। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? तो उससे कहा क्योंकि उस शोर से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो उसी को कहा है कि वह बाहरी शक्ति हो जिससे मैं स्वयं प्रभावित होता हूँ। क्लियर है उदाहरण? ठीक है, आगे चल रहे हैं। एक और मनोवैज्ञानिक हैं, कम से कम एक प्रश्न में 4 से 5-6 परिभाषाएं होनी चाहिए। अगर अच्छे तो 3 से तो कम तो नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा या 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। तो जैसे एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम सुने होंगे, जिसवर्ट का नाम सुने हैं। जिसवर्ट महोदय ने पर्यावरण की बातें बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन किया है और कहें कि वातावरण वह हर वस्तु है। वातावरण वह हर वस्तु है, एक वस्तु नहीं। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। कहा कि वातावरण वह हर वस्तु है, मतलब वातावरण ही सब वस्तु है जो सबको एक चारों ओर से घिरी हुई है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। बस मतलब वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु से घिरी हुई है और जिस पर वह अपना सीधा प्रभाव डालती है। यही वातावरण है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। एक मनोवैज्ञानिक कम से 5 से 6 महीने पहले बताया था, तो जितनी परिभाषाएं रहेंगी उतना आपका क्लियर। देखिए, परिभाषाएं और विशेषताएं में थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। जिसको अगर विशेषताएं याद हो गई, तैयार हो गई, तो वह परिभाषा स्वयं लिख सकता है। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि इसमें का उसमें घुस जाता है। नहीं, परिभाषाएं इसमें का उसमें घुसता नहीं है। आप मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि वैज्ञानिकों ने क्या कहा, कैसे कहा है, आप बहुत बढ़िया तरीका से लिख सकते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम सुने होंगे, अनास्टमी, उन्होंने अनास्टमी के अनुसार उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कहा है। अनास्टमी ने कहा कि वातावरण, फिर उससे उन्हीं की बात है,
जिस वर्ड की ही बात है उस थोड़ा कि वो कहा कि वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अतिरिक्त, बहुत अच्छी बातें कहा है, तो वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। मतलब क्या, पैतृक जो है उसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, वही वातावरण है। इन्होंने भी, एनास्टमी ने भी एक अच्छी परिभाषा बताया है। थोड़ा और उसको गहन करके सबसे अच्छी परिभाषा और विस्तृत परिभाषा भी एक मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जिनका नाम सुने होंगे आप, डगलस व हालैंड के अनुसार, दो मनोवैज्ञानिक डगलस और हालैंड, उन्होंने अपनी जो परिभाषाएं वातावरण के अंतर्गत संपादित की हैं, उसमें कहा है कि वातावरण शब्द का प्रयोग, वातावरण शब्द का प्रयोग की बात कहा है। कहा है कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब वाह शक्तियों, देखिए 3-4 बातें कहा है। वाह शक्ति माने क्या, बाहरी शक्ति। बाहरी शक्ति क्या है, जब हम वातावरण के प्रकार बताएंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, सबकी परिभाषाएं क्लियर हो जाएंगी वास्तव में। तो उन्होंने कहा कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब वाह शक्तियों मतलब बाहरी शक्तियों, प्रभाव मतलब कितना प्रभाव वातावरण का पड़ता है, और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए, कहा कि सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है, अकेले नहीं, एक एक नहीं, सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए ये चीजें किया जाता है। जो जीवित प्राणियों, मृतक प्राणी की बात नहीं कहा है कि वातावरण मृतक को क्या प्रभावित करेगा, लेकिन जीवित प्राणियों के जीवन, नोट कर लीजिएगा, जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास, व्यवहार और बुद्धि विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के बुद्धि, प्रभाव और परिपक्वता पर वह प्रभाव डालते हैं। क्लियर, कितनी अच्छी परिभाषा। लेकिन अगर इन परिभाषाओं के सार और कथन की हम बातें करेंगे, अब मेरी परिभाषाएं समाप्त है, लेकिन उसका सार और कथन को मैं एक कड़ी में पिरो दे रहा हूँ, और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में वातावरण में है क्या। जैसे हम अगर उसकी सार और कथन की बातें करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हमने सार की बातें करते हैं, पिरो रहे हैं सब परिभाषाओं को एक समान। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला क्या है, एक तत्व है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। मैंने एक चीज बता दिया आपको, सिर्फ तत्व है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। नंबर 2, सार की बातें कर रहे हैं, इसमें वह तत्व आते हैं। कहा कि इसमें बाहरी तत्व आते हैं। अब बाहरी तत्व की परिभाषाएं किसने दिया है, कौन सा मनोवैज्ञानिक बाहरी तत्व की बातें कहा है? जी.एस. रास महोदय ने कहा है कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो मुझे स्वयं प्रभावित करती है। तो मैंने पहले कहा कि सार और कथन में सब परिभाषाएं स्पष्ट हैं, तो इसमें वह तत्व आ जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट, वातावरण किसी एक तत्व का नहीं। स्पष्ट बातें हैं कि वातावरण किसी एक तत्व का नहीं, अपितु एक समूह तत्व का नाम है। मतलब वातावरण किसी एक तत्व से नहीं है, वातावरण का एक समूह है। उसी समूह का जो बातें करते हैं, एक समूह का तत्व का नाम है, वही पर्यावरण है। क्लियर। फिर नेक्स्ट सार में एक पॉइंट है और लास्ट पॉइंट भी इसमें है सार वाला में, और उसमें यह
यह वह वस्तु है। कथन कितनी अच्छी बात है, सब परिभाषाओं को पिरो करके बातें रखी गई हैं। यह वह वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। व्यक्ति माने बार बार आपको लगते होंगे कि व्यक्ति की बातें बार बार क्यों आ रही है। व्यक्ति क्या है? जीवित। इसमें आपको आ गया कि जीवित प्राणियों, हालैंड की जो बातें कहा है डगलर और हालैंड ने, जीवित प्राणियों की बातें कहा है। इसीलिए उन्होंने सार में भी अपने परिभाषाओं को पिरोए हुए हैं और कह रहे हैं कि यह वह वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, जीवित व्यक्ति को प्रभावित करती है। व्यक्ति माने जीवित, और व्यक्ति को प्रभावित करती है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अब हमको विश्वास है कि आप लोग इसको नोट भी किए हैं और आप लोगों को अधिक से अधिक समझ में आया होगा। यही आशा विश्वास साथ मैं अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूँ और उसमें है कि बालक पर वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है। पहले हो ना कि बालक पर वंशानुक्रम का कैसे प्रभाव पड़ता है। अब आ रहा है कि बालक पर वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव। तो इस प्रभाव की जब हम बातें करेंगे बालक पर, तो इसमें दो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों की बातें कहा है। दो मनोवैज्ञानिकों ने कहा, ऐसे अध्ययन करके सब बातें रखी गई हैं। तो दोनों मनोवैज्ञानिक की बातें तो हम यही क्लियर कर दे रहे हैं कि बालक पर जो वातावरण का प्रभाव है, तो पहले दो मनोवैज्ञानिक, जैसे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक और भारतीय मनोवैज्ञानिक, ये क्लियर कर लीजिए कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक और भारतीय मनोवैज्ञानिक। मैंने पहले पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि वास्तव में बालक पर वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है, उन्होंने क्या बातें कैसे रखा है, कहाँ से अध्ययन करके इसको कहा कि वातावरण ही वंशानुक्रम से ज़्यादा हावी है और प्रभाव पड़ता है। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के अध्ययन के बारे में अनेक परीक्षण किए। उनके अनुसार या उनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि बालक, स्पष्ट किया, और उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व की प्रत्येक पहलू पर, कितनी अच्छी बातें कहा है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने, कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को वातावरण प्रभावित करता है। क्लियर है? प्रभावित करता है, प्रत्येक पहलू पर वातावरण प्रभावित करता है। वो पहलू कैसे, इसका भी अगर और क्लियर कर दे रहे हैं, कौन कौन से पहलू, जैसे भौगोलिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। तीन चीजें, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक का क्लियर हो गया। आप आइए भारतीय मनोवैज्ञानिकों की एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय मनोवैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार, उस अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों ने सन 1971 ईस्वी में आईएएस अधिकारी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से, आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से
आधे से अधिक के अभिभावक, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने 1971 की बातें बता रहे हैं, आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले में जो अभिभावक थे, आधे से अधिक अभिभावक की मासिक आयु, देखिए वातावरण की क्या बात है, पैसा भी है, ये आर्थिक रूप से प्रकार में जाएंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मतलब कि आईएएस की परीक्षा में जो परीक्षा फल में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में आधे से अधिक के अभिभावक की मासिक आयु 10,000 रुपये से अधिक थी और उसमें से 44%, मतलब 44% ने पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान की तुलना कर लीजिए, इसीलिए मैंने दोनों का नाम अलग अलग बताया आपको कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों की क्या सोच है और भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके 1971 में कैसे निकाला। उसमें से 44 आईएएस में जो परीक्षा उत्तीर्ण किए थे उसमें 44% लोग पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। यही तो पर्यावरण है, यही वातावरण है। हम यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब हम बात करेंगे तो इस प्रभाव का वर्णन करते हुए, देखिए वातावरण क्या, भारतीयों की बातें हो गई, पाश्चात्य की बातें हो गई। ने कहा कि इस पर जब हम विचार करेंगे तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग हर स्थितियों पर अपने प्रभाव की बातें कहे हैं। यह प्रभाव का वर्णन आगे कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि पॉइंट करके नोट भी करते रहिएगा। वास्तव में वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव, भाई शारीरिक रूप से वातावरण, शरीर पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मतलब है शरीर से वातावरण से, लेकिन है। एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर पर वातावरण, वंशानुक्रम की अगर बातें हम शारीरिक अंतर के कारण की बातें हम करेंगे तो वंशानुक्रम से कहीं ज़्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अनेक उदाहरण देकर यह बातें सिद्ध भी की गई है। ऐसे नहीं कि वातावरण का प्रभाव, उदाहरण देकर यह बातें सिद्ध की गई है। अगर हम बात करते हैं जो जापानी और यहूदी एक है जो है कि ये पश्चिमी एशिया, जापानी के नाम तो देखे नहीं हैं जापान, यहूदी जो हैं पश्चिमी एशिया में आपका 1947 से निवास की बातें हुई कि 1947 में यहूदी एशिया, पश्चिमी एशिया, अमेरिका में जन्म कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। मतलब कई पीढ़ियों से 1947 के बाद कई पीढ़ियों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई। यही तो है प्रजाति की बात और सारी अंतर पर प्रभाव। जापान का और यहूदी का उदाहरण देके मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, फ्रेंच और बोन्स ने, कि वहाँ के लोगों का भौगोलिक वातावरण के कारण वहाँ की लंबाई लोगों की बढ़ गई। तो इसीलिए शारीरिक अंतर पर प्रभाव स्पष्ट रूप से वातावरण हावी है और उसे प्रभावित भी करता है। दूसरा कहा कि बालक पर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ने कहा कि मानसिक विकास पर प्रभाव। बताइए वातावरण से मस्तिष्क से क्या मतलब है, मानसिक विकास से क्या मतलब है, बातें आती हैं, लेकिन है।
अगर हम मानसिक विकास की बातें करेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है गॉर्डन ने अपनी मतों में यह चीज स्पष्ट कहा है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। बताइए, उन्होंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अगर न मिले तो बालक के मानसिक विकास की गति जो है वह धीमी हो जाती है। क्लियर है? अगर हमको उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक बात है कि बच्चा पढ़ाएंगे कुछ, सुनेगा कुछ और लिखेगा कुछ। इसीलिए 3 श्रेणियाँ के में बच्चों को मानसिक रूप से अगर बुद्धि का विवरण भी किया जाता है तो सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि और एक है आपका प्रतिभाशाली बालक। तो ये चीज़ें वैज्ञानिकों ने टर्मन ने अगर इसका जो डिफाइन किया है अलग अलग, तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ें समाहित है। मंद बुद्धि से लेकर के प्रतिभाशाली बच्चों तक जो इस क्रम श्रेणियाँ चलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण से ये चीज़ें प्रभावित हैं। उन्हें कहा कि अगर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है और उसने यह बात ऐसे नहीं रखा कि नदियों के किनारे रहने वाला, स्पष्ट रूप से कहा कि नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों पर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर है। कितनी अच्छी बातें कहा कि नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों, गॉर्डन ने कि नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का हम मानसिक प्रभाव की बातें देख लीजिए, और नगर में रहने वाले बच्चों की बातें देख लीजिए। तो दोनों में क्या अंतर जब देखा तो उसने कहा कि वास्तव में वातावरण बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। यह चीज़ें गॉर्डन ने अध्ययन करके सिद्ध करके बताया। वहाँ का निवास गंदा और सामाजिक स्तर भी अछूता है। इसलिए यह क्लियर हुआ कि व्यक्ति के, बालक के मन मस्तिष्क पर मानसिक विकास का मूल कारण वातावरण है। क्लियर? अब अगला उन्होंने कहा कि बालक पर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है वह प्रजाति की श्रेष्ठता प्रभाव। अगले पॉइंट को लिया कि प्रजाति की श्रेष्ठता की बातें जब उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रजाति की श्रेष्ठता की बातें कैसे होती हैं, कि प्रजाति से वातावरण से क्या मतलब है, लेकिन बातें इन्होंने सिद्ध किया। और वह मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्लार्क का मत। क्लार्क ने अपनी मतों के अनुसार कहा कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रजातियों की वैदिक मतलब बौद्धिक श्रेष्ठता, जैसे प्रजातियों की कुछ बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर के वातावरण है। उसने बौद्धिक की बात कहा, बौद्धिक श्रेष्ठता की बातें कहा कि वंशानुक्रम न होकर उसका कारण वातावरण है। स्पष्ट है? और उसने यह बात अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध की। अमेरिका के गोरे और निग्रो के निग्रो लोगों की बुद्धि का परीक्षण करके यह सिद्ध किया। उसने सामान्य अनेक अन्य मनोवैज्ञानिकों, मतलब उसी के समान अनेक अन्य
विद्वानों का मत है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेती प्रजाति के समान, मतलब निग्रो लोगों को अमेरिका के श्वेती प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। क्लियर? इसीलिए प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव इसका पड़ता है निग्रो लोगों के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो श्वेत प्रजाति है उसके लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण अच्छा है और निग्रो के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए सामाजिक वातावरण का उपलब्ध नहीं मिलता, इसलिए उसकी प्रजाति पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक। अगला बालक पर जो वातावरण का प्रभाव है उसमें एक पॉइंट, क्या वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? प्रश्न ये आता है। वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया कि हाँ, वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो उसने पॉइंट निकाला कि बुद्धि पर प्रभाव। और इसने एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुने हैं जिनका नाम है कैंडोल। कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम से कहीं अधिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसने यह बात 552 विद्वानों का अध्ययन, ऐसे नहीं किया कि मतलब ऐसे प्रभाव पड़ गया, 552 विद्वानों का अध्ययन करके सिद्ध की। ये विद्वान लंदन की रॉयल सोसाइटी, नोट कर लीजिए, 3 चीजें बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंदन की रॉयल सोसाइटी, पेरिस की विज्ञान अकादमी और वर्निन माने जर्मनी की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। तीनों बात क्लियर? मतलब लंदन की रॉयल सोसाइटी, पेरिस की विज्ञान अकादमी और वर्निन या जर्मनी की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा है कि अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्ग के थे। उन्होंने कहा अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्ग के थे। उनको शिक्षा की सुविधाएं, देखिए कितनी अच्छी बातें कहा, उनको शिक्षा की सुविधाएं उदार सरकार से प्रोत्साहन मिला, मतलब शिक्षा की सुविधा भी मिला और उदार सरकार से प्रोत्साहन भी मिला, और वह शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से प्रोत्साहन मिला। जो लंदन हो, पेरिस हो, बर्लिन है, तो उनके लिए तो वातावरण की बातें क्या करना है, उनके लिए वातावरण ही है, शिक्षा एजुकेशन ही है, जुड़े हुए हैं। अब ये लोग अकादमी की बातें हो रही हैं तो वहाँ पर वातावरण, इसका मतलब अच्छी है तो प्रभावित करेगा ही बुद्धि पर। इसीलिए उदार सरकार और से प्रोत्साहन मिला। उसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है स्टीफेंस ने स्पष्ट लिखा है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है, उन सबकी बुद्धि
लब्धि में क्या होता है, वृद्धि होती है। जिन बच्चों को गंदे वातावरण से हटाकर उचित वातावरण या उत्तम वातावरण में रखा जाए, उसके बुद्धि का विकास में क्या, बुद्धि कम होगी, सबकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी। स्पष्ट उन्होंने ये चीज़ें डिफाइन करके कहा। क्लियर हो गया इस चीज, ये भी चीज बुद्धि पर प्रभाव। और बालक पर जो वास्तव में बुद्धि पर क्या प्रभाव है वातावरण का, अगला पॉइंट में एक और है जिसका व्यक्तित्व पर प्रभाव। मतलब वातावरण पर व्यक्तित्व, मतलब कि वातावरण से व्यक्तित्व कैसे प्रभावित होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगर प्रभावित नहीं रहता तो अल्पोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व की एक परिभाषा, उत्तम परिभाषा दी है। उनकी जैसी परिभाषा आज तक भी नहीं है, और कोई ऐसी परिभाषा भी नहीं दिया है कोई भी मनोवैज्ञानिक। इनकी परिभाषा अच्छी लगी। अल्पोर्ट ने जो परिभाषा दिया है, व्यक्तित्व उन मनोसारी गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक माने लचीलापन, गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपना अनोखा संयोजन स्थापित करता है। मतलब जहाँ पर जैसा वातावरण होता है, व्यक्ति उसके अनुसार ढल जाता है, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। अल्पोर्ट ने ये बातें कहा है लचीलापन से लेकर। इसीलिए लचीलापन जिसमें होता है वो अधिक दिनों तक टिका रहता है, जैसे जीभ और दांत। जीभ में लचीलापन है और दांत जीभ को चाहता है कि कब पाए कि उसे रगड़ दे। हमेशा टच करती है, लेकिन इतना लचीलापन है कि वो पा नहीं पाता है। तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लचीलापन रहेगा, वह व्यक्ति कहीं भी समायोजन कर लेगा वातावरण से। और दांत जब बन जाएगा तो वह समायोजन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दांत कड़ा होता है। इसीलिए दांत को चैला फाड़ने के लिए, चना चबाने के लिए दिया जाता है, कड़े चीज। लास्ट में अल्पोर्ट की जो परिभाषाएं ये सिद्ध कर दिया है कि जिसमें लचीलापन है वो जन्म से, मतलब जन्म से पूर्व में रहती है और मृत्यु तक जाती है। कितनी अच्छी बात कहा है व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व की प्रभाव बता रहे हैं वातावरण पर कि जन्म से पहले रहती है और मृत्यु के अंत तक, मृत्यु तक वो चीजें रहती हैं जिसमें लचीलापन रहता है। अकाड़ापन की बातें जन्म की बात। क्या दांत कब बच्चे को निकलते हैं? 5 या 6 महीना, 7 जितने समय पर निकल जाते हों, ठीक ना, 5-6 महीने। क्या जन्म के बाद निकलते हैं? का मृत्यु तक रहते हैं? नहीं, मृत्यु से पहले वह झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें काड़ापन है। यही व्यक्ति के व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का जहाँ शोर रहा है वहाँ समायोजन कर लो। जहाँ मतलब जैसा वातावरण है वहीं समायोजित करना, ये अल्पोर्ट का परिभाषाओं का स्पष्टीकरण भी है। इसीलिए व्यक्तित्व पर जो प्रभाव वातावरण का पड़ता है, उसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपनी अच्छी बातें रखा है, जिसने कूले का मत था कि वास्तव में व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम से की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसने ये बातें क्लियर कहा है कि वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उसने यह सिद्ध भी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करके महान बन सकता है। कूले ने कहा इस बात पर, कोई भी व्यक्ति अगर उपयुक्त वातावरण में रह करके अपने व्यक्तित्व का वह स्वयं अध्ययन करके वह महान व्यक्ति बन सकता है। और उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया
कि यूरोप के 71 साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया कि वास्तव में व्यक्तित्व पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बयान और वर्णन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था, फिर भी वह अपने व्यक्तित्व के निर्माण करके महान बन गया। क्यों? कि अच्छे वातावरण में उसको रखा गया, इसीलिए वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके एक महान व्यक्ति बन गया। तो किसी भी बालक को आगे और तमाम उदाहरण मिलेंगे, आपको बहुत है इसमें उदाहरण, आपको सब क्लियर हो जाएगा वास्तव में वातावरण क्यों शक्तिशाली होता है। महान बन गया, इसका कारण केवल यह था कि देखिए, उन्होंने कहा कि बयान और वर्णन ने इस कहा कि इसका कारण सिर्फ केवल यही था कि उनके माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा। क्लियर? उत्तम वातावरण में रखा, इसलिए उनके व्यक्तित्व का निर्माण एक अच्छे वातावरण के कारण अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। व्यक्ति एक अच्छे वातावरण में रख करके या अपने, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको एक अच्छे वातावरण में रखा, तो अच्छे वातावरण में या उत्तम वातावरण में रख करके उनके व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा हुआ। तब व्यक्तित्व का निर्माण कैसे? व्यक्तित्व का निर्माण आप भी अपना अच्छे कर सकते हैं। व्यक्तित्व क्या है? क्या व्यक्तित्व घृणा करना, द्वेष करना, पाप करना? कदापि नहीं। चोरी करना? कदापि नहीं। ये उत्तम व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। क्या? दया करना, सहयोग करना, दुखों में सहभागिता करना, अनुशासन में रहना, लचीलापन रहना, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। जिसके अंदर लोभ नहीं है, वह कहीं भी अपने व्यक्तित्व को निखार के सामने रख सकता है। यही व्यक्ति का व्यक्तित्व। और ये वातावरण है, और वातावरण अपने माता पिता से प्राप्त है, इसीलिए अपने बालक को अच्छे वातावरण में रख करके वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपको अगली वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।